Good evening, students. So, this is our lecture number 49 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023. So, this is going to be our last lecture on chapter 12. इस लेक्चर के साथ हम लोग चैप्टर 12 को कंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने चार्जशीट से डील किया था, दैट इज सेक्शन 173. आज हम लोग डील करेंगे इंक्वेस्ट एंड इंक्वायरी से. ठीक है, तो इससे पहले हम लोग इंक्वेस्ट और इंक्वायरी पे आगे बढ़ें. पहले आपके लिए एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन इट कम्स टू चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर, एफआईआर जो है वो 2 सेक्शंस के अंदर लॉन्च होता है. ठीक है, एफआईआर जो है वो 2 सेक्शंस के अंदर लॉन्च होता है, दैट इज सेक्शन 154, जहां पर जब पुलिस ऑफिसर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो वहां पर वो उसको एफआईआर बुक में एंटर करते हैं, जिसकी फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है कि उसको आपको कैसे मेंटेन करना है. ठीक है, तो एक तो आपका हो गया सेक्शन 154 एंड द सेकेंड वन इज सेक्शन 174. बीएनएसएस में ये सेक्शन है 194. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ना कि एफआईआर जो है वो सेक्शन 154 के अंदर लॉन्च किया जाता है और सेक्शन 174 के अंदर भी लॉन्च किया जाता है. एफआईआर किस ऑफेंस के लिए लॉन्च किया जाता है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए. ठीक है, तो चलिए ये तो समझ में आ गया कि सेक्शन 174 और सेक्शन 154 वो 2 सेक्शंस हैं जिनके अंदर एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन को 174 के अंदर रजिस्टर क्यों नहीं किया जाता है? बताइए. तो इसका आंसर समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंक्वेस्ट क्या होता है. देखिए, कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर इंसान की मृत्यु सुसाइड से होती है. कई बार होता है कि कोई वाइल्ड एनिमल किसी इंसान को मार देता है. ठीक है, मशीनरी की वजह से किसी इंसान की डेथ हो जाती है. जैसे मान लीजिए कोई इंसान फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रोक्यूट हो जाए. ठीक है, या फिर उसका हाथ किसी मशीन के बीच में आ जाए और वो पिस के मर जाए. ऐसे सिचुएशंस होते हैं. ठीक है, या फिर सपोज कोई इंसान एक्सीडेंट में मर जाए. तो प्राइमा फेसाई इन सिचुएशंस में क्या लगता है कि जो इंसान की डेथ कॉज हुई है ये नेचुरल है. नेचुरल है मतलब कि यहां पर किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ठीक है, इन सिचुएशंस में यही लगता है. मान लीजिए कोई इंसान है, वो बेचारा बहुत लंबे टाइम से किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था और मतलब उसकी जो फैमिली थी वो बहुत गरीब थी. अब सपोज उस इंसान ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो प्राइमा फेसाई लोगों क्या लगेगा कि बेचारा गरीब था, बहुत बर्डन था इसके ऊपर फैमिली को संभालने का, ये सारे बर्डन को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपने वोल्यूशन पे, अपने विल पे सुसाइड कमिट कर लिया. ठीक है, कई बार होता है शहर में कोई जंगली जानवर घुस जाता है. ठीक है, जब वो जंगली जानवर घुसता है तो कई बार उससे डेथ भी कॉज हो जाता है. तो ऐसे सिचुएशंस होते रहते हैं, अक्सर आपने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. प्राइमा फेसाई तो यही लगता है कि यहां पर किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. लेकिन कई बार क्या होता है कि इन सिचुएशंस में भी जो डेथ कॉज होता है उसमें किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है. अब सपोज मान लीजिए कोई इंसान है जो फैक्ट्री में काम करता है, उसका कोई राइवल है. ठीक है, प्रमोशन को लेकर दोनों के बीच में भिड़ंत होती रहती थी. तो उसने मतलब सिचुएशन ऐसा कर दिया कि वो इंसान जैसे ही किसी चीज को छुए उसको वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाए और वो मर जाए. ठीक है, तो डेथ बाय मशीनरी हो गया. तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है. तो जो सेक्शन 174 है इसके अंदर इंक्वेस्ट की बात होती है. इंक्वेस्ट में क्या होता है, बेसिकली पुलिस ऑफिसर जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं, एक इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं. ENQUIRY, ये ENQUIRY वाला इंक्वायरी है, INQUIRY वाला नहीं है. ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं. ठीक है, और जो इंक्वायरी कंडक्ट करने का रीजनिंग होता है वो ये होता है टू एसर्टेन द एपरेंट रीजन ऑफ डेथ. ठीक है, कि अगर इन सिचुएशंस में, दैट इज सुसाइड, वाइल्ड एनिमल, मशीनरी, एक्सीडेंट, अगर इन सिचुएशन से किसी इंसान की डेथ कॉज हुई है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर वहां पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मतलब यहां पे इंसान की जो डेथ है वो नेचुरली कॉज हुई है या फिर कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी. अगर मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है तो इट विल बिकम अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. भाई इंसान की डेथ कॉज हुई है
ठीक है, अगर किसी इंसान की डेथ कॉज हो रही है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो हो नहीं सकता है, चाहे किसी भी तरीके से आपने इन्वॉल्वमेंट किया हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए सुसाइड है, अबटमेंट टू सुसाइड, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आपको समझ में आया ना कि सेक्शन 174 के अंदर भी एफआईआर क्यों रजिस्टर होता है, नॉन एनसीआर रजिस्टर क्यों नहीं होता है? क्योंकि 174 के अंदर किसी इंसान की जब मृत्यु हो रही है, डेथ कॉज हो रही है, तो डेथ कॉज होने वाला कोई भी ऑफेंस होता है वो कॉग्निजेबल ही होता है। ठीक है, इतना कुछ आपको क्लियर हो गया? तो इंक्वेस्ट क्या होता है? इंक्वेस्ट बेसिकली एक तरीके की इंक्वायरी होती है जो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है टू एसर्टेन द एपरेंट रीजन ऑफ डेथ। ठीक है, कि रीजन क्या है जिसकी वजह से उस इंसान की मृत्यु हुई है, किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, ये पता लगाने का पुलिस ऑफिसर प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया आपको इंक्वेस्ट? अब आइए सेक्शन 174 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 174, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा। ठीक है, लैंग्वेज को रीड करते हैं। When the officer in charge of a police station or some other police officer specially empowered by the state government in that behalf receives information that a person has committed suicide or has been killed by another or by an animal or by machinery or by an accident, ठीक है, or has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense। देखिए क्या बोल रहा है यहां पर ये कहता है कि जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, या फिर सपोज कोई ऑफिसर है जिसको स्पेशली इंपावर्ड किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू लुक इनटू दीज मैटर्स। ठीक है, तो सेक्शन 174 के मैटर्स हैं, इसको स्पेशली देखने के लिए कोई ऑफिसर है जिसको इंपावर्ड किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये दोनों ऑफिसर्स हैं। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं कि किसी इंसान ने सुसाइड कमिट कर लिया है, ठीक है, या फिर ही हैज बीन किल्ड बाय एनदर और बाय एन एनिमल, मैं लिख देता हूं इसको, सुसाइड by another, by animal, by wild animal basically, ठीक है, by machinery, accident और circumstances raising a reasonable suspicion। ठीक है, अब सपोज इनमें से कोई भी सर्कमस्टेंस अगर सामने आ रहा है पुलिस ऑफिसर के, तो पहले पुलिस ऑफिसर यहां पर पता लगाने का प्रयास करेंगे कि जो इंसान है जिसकी डेथ कॉज हुई है उसमें किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। दिस इज व्हाट इंक्वेस्ट इज। ठीक है, इसी को हम इंक्वेस्ट कहते हैं, इंक्वेस्ट या फिर इंक्वायरी, दोनों आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, दैट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर पता लगाने का यही प्रयास करता है कि किसी और इंसान ने उस ऑफेंस को कमिट होने में कोई हाथ, किसी और इंसान का हाथ है कि नहीं। अब सपोज एक्सीडेंट से किसी इंसान की मृत्यु हो गई, अक्सर हम देखते हैं ऐसे न्यूज में देखते हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने आंखों देखा भी देखा हो कि ट्रक वगैरह ठोक के चले जाते हैं कार को और वहां पे इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो प्राइमा फेसाई तो यही लगता है कि बस ये एक एक्सीडेंट कॉज हुआ है, क्या पता बंदा ओवर स्पीड कर रहा हो, ट्रक वाला दारू पिया हुआ, कुछ भी ऐसा लग सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस को ऐसा बना देते हैं कि किसी इंसान की डेथ कॉज हो जाए बाय एक्सीडेंट। ठीक है, तो यहां पर पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करके बस यही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हुई है बाय एक्सीडेंट, तो जो मृत्यु हुई, जो डेथ कॉज हुई है, वो डेथ कॉज में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। अगर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मिल जाता है तो वहां पर इट विल बिकम एन ऑफेंस। क्लियर है आपको? अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ही शैल, इट इज मैंडेटरी अपॉन द पुलिस ऑफिसर, immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate empowered to hold inquest, and unless otherwise directed by any rule prescribed by the state government or by any general or special order of the district or subdivisional magistrate, shall proceed to the place where the body of such deceased person is, and there in the presence of two or more respectable inhabitants of the neighborhood। अब यहां पे आगे क्या कहता है मैं समझाता हूं। अब सपोज पुलिस ऑफिसर ने, दैट इज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर सम अदर ऑफिसर इफ स्पेशली अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, ठीक है, इनको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी इंसान ने सुसाइड कमिट कर लिया है, या फिर किसी वाइल्ड एनिमल ने उसकी डेथ कॉज कर दी है, किसी मशीनरी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट में मर गया, या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जो कि एक रीजनेबल सस्पिशन पैदा कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ।
देयर इज एन ऑस्ट्रेलियन केस, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन केस है, वहाँ पे एक मेरे को एग्जैक्टली केस का नाम नहीं याद है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, जहाँ पर दो केरलाइट कपल रह रहे थे, ठीक है, केरलाइट कपल रह रहे थे, तो वहाँ पर हस्बैंड की डेथ हो जाती है अचानक से, सुबह उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है, तो जब उसको लेके गया मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो ये पता चला बंदा हार्ट अटैक से मरा है, ठीक है। तो प्राइमा फेसाई तो ये लगा कि बंदे की जो डेथ है वो नेचुरली कॉज हुई है, बट जब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता ये चला कि हस्बैंड को साइनाइड दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हुई बाय हिज ओन वाइफ। आज के दिनों में तो ये काफ़ी कॉमन हो गया बाय द वे, ठीक है, कि उसके वाइफ ने उसको साइनाइड दिया था जिसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हुई। तो प्राइमा फेसाई क्या लगा कि डेथ नेचुरल है, लेकिन लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कि देयर वाज ए थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट बिकॉज ऑफ विच द डेथ वाज कॉज्ड, ठीक है। तो सपोज अगर पुलिस ऑफिसर ने मतलब कोई भी इनमें से इंफॉर्मेशन रिसीव की है, तो उसकी फोरमोस्ट ड्यूटी क्या होगी कि वो स्पॉट ऑफ क्राइम पे जाएगा। क्या करेगा? स्पॉट ऑफ क्राइम पे जाएगा, ठीक है। लेकिन स्पॉट ऑफ क्राइम पे जाने से पहले सबसे पहला जो उसका ड्यूटी बनेगा वो ये बनेगा कि वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इंटिमिडेट कर दे, मतलब बता दे कि आपके जुरिस्डिक्शन में इनमें से जो ये सिचुएशंस दिए हैं, इनमें से कोई भी सिचुएशंस अकर हुआ है, ठीक है, और हम इस सिचुएशन की इंक्वायरी करने जा रहे हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बेसिकली बनाने जा रहे हैं, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर क्या डालता है? द रियल रीजन ऑफ डेथ, द एपरेंट कॉज ऑफ डेथ, जिसकी वजह से उस इंसान की मृत्यु हुई है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो पहले फोरमोस्ट ड्यूटी क्या रहेगा कि आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बताओगे। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन हो जाएगा? आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, उनको बताओगे। देखिए यहां पर इंटीमेशन की बात हो रही है, यहां पर परमिशन की बात नहीं हो रही है। आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए, आपको बस उनको बताना है कि एक ऐसा सिचुएशन खड़ा हुआ है जिसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट हम बनाने के लिए जा रहे हैं। क्लियर है आपको? लेकिन देखिए आगे क्या लिखा है, एंड अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय एनी रूल प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने स्पेसिफिकली पुलिस ऑफिसर को मना किया हो इंक्वेस्ट कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई हाई प्रोफाइल मैटर है, कोई मतलब बहुत बड़े बंदे का डेथ हो गया है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा एक्टर है, कोई बहुत बड़ा एमपी पॉलिटिशियन है, उसकी डेथ हो गई है, तो वहां पर अक्सर सीबीआई को अपॉइंट किया जाता है इंक्वेस्ट कंडक्ट करने के लिए। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑर्डर पास कर देती कि यहाँ पे इंक्वेस्ट कंडक्ट ना किया जाए, ठीक है, और वो स्पेशल ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही पास किया सकता है। क्लियर है आपको? ठीक है, मतलब पुलिस ऑफिसर को रोक देना इंक्वेस्ट कंडक्ट करने से। आगे पढ़ते हैं, शैल प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ सच डिसीज पर्सन इज एंड देयर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स ऑफ द नेबरहुड। जहां पे भी इंसान की मृत्यु इन सर्कमस्टेंसेस में हुई है, वहां पे नेबरहुड के जो भी मतलब आसपास के जो लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों को 2 और मोर, ठीक है, 2 या उससे अधिक लोगों के सामने इंक्वेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो नेबरहुड के लोग हैं, हम उनको क्यों बुला रहे हैं? मतलब पुलिस ऑफिसर पहले उनको क्यों बुला के इंक्वेस्ट कंडक्ट करेंगे? सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, इसका जवाब है कि वहां पर किसी भी प्रकार का फैब्रिकेशन ना हो सके। हो सकता है पुलिस ऑफिसर की भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, अब बंदे ने सुसाइड कमिट किया था, साफ साफ दिख रहा था कि उसके बॉडी पे कुछ ब्रूजेस हैं, इंजरीज हैं, उन्होंने चुपचाप उसको उतारा, ठीक है, ऐसा मतलब बना दिया कि उसके ब्रूजेस या फिर इंजरीज दिखे ना, एंड उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया, और पता चला कि हाँ ठीक है, इंसान की डेथ जो वो नेचुरली कॉज हुई है, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए पुलिस ऑफिसर को 2 या 2 से अधिक जो नेबरहुड के लोग हैं उनको बुलाना पड़ेगा स्पॉट ऑफ क्राइम पे, और उनके सामने इंक्वेस्ट को कंडक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने सीआईडी देखा है, तो अक्सर आप देखते नहीं है जहां पे स्पॉट ऑफ क्राइम रहता है, जब वहां पे जाके एसीपी प्रद्युमन फोटोज ले रहा होता है, तो 1-2 लोग अगल बगल खड़े रहते हैं, ठीक है, जिनसे अभिजीत पूछताछ कर रहा होता है, तो वो आपने देखा होगा, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन रहता है कि पुलिस ऑफिसर उनसे पूछताछ भी करती है और उनके प्रेजेंस में इंक्वेस्ट कंडक्ट करती है। क्लियर है आपको? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, shall make an investigation and draw up a report of the apparent cause of death describing। अब देखिए उनको क्या क्या डिस्क्राइब करना पड़ेगा इंक्वेस्ट रिपोर्ट में, wounds, fractures, bruises and other marks of injury as may be found on the body and stating in what manner or by what weapon or instrument such marks appear to have been inflicted। इंक्वेस्ट करते हुए पुलिस ऑफिसर को यह असर्टेन करना है कि उसके ऊपर किस प्रकार के वूंड्स आए हैं,
फ्रैक्चर्स अगर कोई आए हैं, ब्रूजेस आए हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंक्वेस्ट रिपोर्ट में लिखनी पड़ती है। ठीक है, यही सब हो गया, इसको इसमें इतना डेल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सब सेक्शन 1 क्लियर हो गया ना, कि यहाँ पर बेसिकली पुलिस ऑफिसर को जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, कि किसी इंसान की डेथ कॉज हुई है बाय सुसाइड, बाय अ वाइल्ड एनिमल, बाय एक्सीडेंट, बाय मशीनरी, तो वो सबसे पहले स्पॉट ऑफ क्राइम पे जाएंगे टू एसर्टेन कि यहाँ पर एपरेंट रीजन ऑफ डेथ क्या है। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है डेथ कॉज करने में, लेकिन उनको ये करने से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रोक सकते हैं, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई स्पेशल ऑर्डर पास कर रहे हैं इस बिहाफ में कि आप जाके इंक्वेस्ट कंडक्ट मत करिए, बिकॉज देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई हाई प्रोफाइल मैटर हो। ठीक है, तो हाई प्रोफाइल मैटर में सीबीआई को भेजना या सीआईडी को भेजना वुड मेक मोर सेंस। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जाके इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाओगे। क्लियर है आपको? और अगर आप इंक्वेस्ट रिपोर्ट बना रहे हो तो आपको उसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि उस इंसान के ऊपर कौन कौन से वुंड्स आए हैं, वुंड्स मतलब चोटें आई हैं, फ्रैक्चर्स अगर उसकी हड्डियां टूटी हैं, ब्रूजेस मतलब नाखून नोखून के निशान तो नहीं है। ठीक है, और भी किसी भी प्रकार की इंजरी अगर उसके बॉडी पे पाई जाती है तो वो सारी की सारी चीजें आपको इंक्वेस्ट रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। सोचिए, क्या इंक्वेस्ट रिपोर्ट एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है जैसे डाइंग डिक्लेरेशन होता है? इज इट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस? ठीक है, अब एक सवाल और आता है आपके सामने। सवाल यह है कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर बना रहा है, क्या वहां पर चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है जिसके अंदर प्रोहिबिशंस हैं, कौन कौन से प्रोहिबिशन है? सेक्शन 162 का प्रोहिबिशन है ना कि स्टेटमेंट नॉट टू बी साइंड एंड द यूज ऑफ दो स्टेटमेंट एज एन एविडेंशियरी वैल्यू। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो क्या उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है? नहीं होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। मतलब प्रोसिक्यूशन उन एविडेंसेस को किसी भी प्रकार से यूज नहीं कर सकता। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि जो सेक्शन 162 का प्रोहिबिशन है, क्या ये सेक्शन 174 पे लगेगा? द आंसर इज यस, लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज सेक्शन 174 भी तो चैप्टर 12 के अंब्रेला में ही कवर्ड है, और अगर चैप्टर 12 के अंब्रेला में सेक्शन 174 कवर्ड है तो सेक्शन 162 की लैंग्वेज क्या कहती थी कि एनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 174 के अंदर भी अगर पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी सेक्शन 162 के प्रोहिबिशन में कवर्ड होगी। क्लियर है आपको? ठीक है, अब मैंने ये बात आपको क्यों बताई मैं बताता हूं। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि 174 के अंदर अगर पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहां पर उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर जितने भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगी उन स्टेटमेंट्स की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, इंक्वेस्ट रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू होती है कि नहीं होती है? द आंसर इज यस, होती है। ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू होती है, मगर इट्स नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। वी कैन ओनली यूज द इंक्वेस्ट रिपोर्ट फॉर कोरॉबरेशन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों ही रिपोर्ट की बस एक कोरॉबरेटिव वैल्यू होती है, ना कि सब्सटेंटिव। यू कैन नॉट यूज दोज रिपोर्ट्स एज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसकी कोरॉबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस की वैल्यू भी क्यों है? हमने तो ये पढ़ा कि 162 ये कहता है कि आपने जितने भी स्टेटमेंट्स को लिया या फिर कितने कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रोसिक्यूशन यूज नहीं कर सकता एज एन एविडेंस, चाहे वो सब्सटेंटिव हो चाहे वो कोरॉबरेटिव हो, डजंट मैटर, आप यूज ही नहीं कर सकते। तो 174 की जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है इसकी कोरॉबरेटिव वैल्यू कैसे है? द आंसर इज कि यहां पर पुलिस ऑफिसर अभी खाली एपरेंट रीजन ऑफ डेथ को एसर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज अ प्री इन्वेस्टिगेशन फेज। अभी यहां पर एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया गया है। जब इंक्वेस्ट रिपोर्ट में यह पता चल जाएगा किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद ही आप एफआईआर रजिस्टर करोगे ना। तो जो सेक्शन 162 की प्रोहिबिशन है ये पोस्ट एफआईआर की प्रोहिबिशन है। ठीक है, सेक्शन 162 की जो प्रोहिबिशन है ये पोस्ट एफआईआर प्रोहिबिशन है, लेकिन जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट ड्रॉन की जाती है ये प्री एफआईआर सिचुएशन है।
ठीक है। तो बेसिकली इंक्वेस्ट रिपोर्ट की एक एविडेंशियरी वैल्यू होती है, लेकिन ये सिर्फ एक कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, इसको बाकी एविडेंसेस के सपोर्ट में यूज किया जाता है। इट्स नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस लाइक डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 32 क्लॉज ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर है आपको ये चीजें? मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दे रहा कि जो इंक्वेस्ट होता है वो एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से पहले का फेज होता है। मतलब इंक्वेस्ट में पता चल गया कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करेगा अंडर सेक्शन 174। ठीक है, सेक्शन 174 के अंदर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करेगा। उसके बाद अगर वो कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है तो उन सारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया या फिर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, उनके ऊपर सेक्शन 162 का प्रोहिबिशन लगेगा। क्लियर है आपको ये चीज? क्लियर होगा सबसेक्शन 1? आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 पे। द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर and other persons or by so many of them as concur therein and shall be forthwith forwarded to the district magistrate or the sub division magistrate। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? हमने ये पढ़ा सबसेक्शन 1 में कि जब पुलिस ऑफिसर इंक्वेस्ट कंडक्ट करेगा, मतलब वो बेसिकली एपरेंट रीजन ऑफ डेथ को एसर्टेन करने की कोशिश करेगा, तो उस दौरान वो 2 या 2 से अधिक रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द नेबरहुड को अपने पास बुलाएगा और उनके प्रेजेंस में इंक्वेस्ट को कंडक्ट करेगा। ये मैंने आपको बताया था ना। तो जब इंक्वेस्ट की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उस पर पुलिस ऑफिसर का सिग्नेचर लिया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट जो भी मतलब वो जिनको बुलाया था नेबरहुड के लोगों को, उनमें से जो कोई भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट से एग्री करेगा उनके भी सिग्नेचर को लिया जाएगा। देखिए यहां पे लिखा है अदर पर्संस और बाय सो मेनी ऑफ देम एज कॉन्कर देयर इन। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? सहमति देना। मेरी हिंदी बहुत खराब है, ठीक है। सहमति देना मतलब जो सहमत है उस रिपोर्ट से वो उस पर सिग्नेचर करेंगे। अब अगेन वही सवाल खड़ा होता है कि सेक्शन 162 तो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर भी नहीं लेंगे। तो अगेन मैं आपको बता रहा, सेक्शन 162 जो है इट इज अ पोस्ट एफआईआर सिचुएशन। ठीक है, कि जब एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी, उसके बाद पुलिस ऑफिसर कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो ना उन पे सिग्नेचर लिया जाएगा, ना ही उन स्टेटमेंट को किसी भी प्रकार से प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है एज एन एविडेंस। क्लियर आपको? ये पोस्ट एफआईआर सिचुएशन, हम लोग अभी भी प्री एफआईआर सिचुएशन में है। मतलब यहां पर पुलिस ऑफिसर ने इंक्वेस्ट रिपोर्ट ड्रॉन अप की, ठीक है, और उनके ऊपर सिग्नेचर लिया ऑफ ऑल दोस पर्संस ऑफ द नेबरहुड हु एग्री विद द पुलिस ऑफिसर कि हाँ आपकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? उसके बाद पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? सिग्नेचर लेने के तुरंत बाद उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। क्लियर आपको यहां तक? ठीक है, अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। व्हेन द केस इन्वॉल्व्स सुसाइड बाय अ वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। अगर कोई औरत है, हो सकता है उसका पति उसको बहुत प्रताड़ित करता हो, ठीक है। सिचुएशंस ऐसे होते हैं, अक्सर देखा गया है पोस्ट मैरिज सिचुएशन में। प्री मैरिज में काफ़ी खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन पोस्ट मैरिज में सिचुएशन काफ़ी ख़राब भी हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस अक्सर आपने भी देखे होंगे, ठीक है। तो सपोज अगर एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें पोस्ट मैरिज, शादी हो जाने के बाद, ठीक है, विद इन 7 years ऑफ मैरिज, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज वुमेन जो है वो सुसाइड कमिट कर लेती है, ठीक है। ये पहला सिचुएशन हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वुमेन का डिवोर्स भी हो गया हो तब भी ये सब सेक्शन अप्लाई होगा, बिकॉज यहां पर लिखा है द केस इन्वॉल्व्स सुसाइड बाय अ वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। इट डज नॉट से विद इन 7 years ऑफ सबसिस्टेंस ऑफ हर मैरिज। ये नहीं बोल रहा है यहां पे, मतलब शादी के 7 साल बाद। सॉरी, हाँ, यहां पर ये नहीं बोल रहा है कि शादी के 7 साल बाद अगर डिवोर्स हो गया तो उस पर आप ये सब सेक्शन अप्लाई नहीं करोगे। ये सब सेक्शन तब भी अप्लाई होगा अगर विद इन 7 years ऑफ वुमेन, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज वुमेन ने सुसाइड कमिट कर लिया, लेकिन शी वॉज ए डिवोर्सी, तब भी ये सब सेक्शन अप्लाई होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसिस्टेंस ऑफ हर मैरिज टर्म यूज नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। Second, the case relates to the death of a woman within 7 years of her marriage in any circumstances raising a reasonable suspicion that some other person committed an offense in relation to such woman। ठीक है, या फिर the case relates to the death of a woman within 7 years of her marriage in any circumstances raising a reasonable suspicion that some other person committed an offense in relation to such woman। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी reasonable suspicion आता है within 7 years of the marriage of the woman, ठीक है, कि किसी और person ने वो offense commit किया because of which the woman committed suicide,
मतलब सॉरी, बिकॉज ऑफ विच द डेथ ऑफ द वुमेन हैज बीन कॉज्ड, तो वहां पर भी ये सबसेक्शन अप्लाई होगा। थर्ड कहता है द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ ए वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज एंड एनी रिलेटिव ऑफ द वुमेन हैज मेड अ रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ। अब सपोज 1 और 2 का जो सिचुएशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन जो रिलेटिव है वुमेन के वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि यहां पर वुमेन का इंक्वेस्ट किया जाए, एपरेंट रीजन ऑफ डेथ को एसर्टेन करने की कोशिश किया जाए, तो यहां पर ये अप्लाई होगा। फोर्थ कहता है देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, किसी भी प्रकार का अगर रीजनेबल सस्पिशन है कि वुमेन की जो डेथ है ये नेचुरली कॉज नहीं हुई है, देयर इज ए थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट। फिफ्थ कहता है द पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसीडर्स इट एक्सपीडियंट सो टू डू। फिफ्थ ने तो पुलिस ऑफिसर को डिस्क्रिशन भी दे दी कि अगर आपको लगता है कि वुमेन की विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज डेथ कॉज हुई है, ठीक है, चाहे वो डिवोर्सी हो चाहे उसकी मैरिज सब्सिस्ट कर रही हो, डजेंट मैटर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को डिस्क्रिशन दे दिया गया है कि वो खुद भी अगर उनको लगता है कि यहां पर कुछ फिशी है तो वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट को ड्रॉन अप कर सकते हैं। प्रोवाइजो पे आते हैं इसके नीचे, ही शैल सब्जेक्ट टू such rules as the state government may prescribe in this behalf, forward the body with a view to its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical man appointed in this behalf by the state government if the state of the weather and the distance admit of its being so forwarded without risk of such putrefaction on the road as would render such examination useless। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है, बेसिकली अगर कोई वुमेन है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाए विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, इट डजेंट मैटर कि वो जो औरत है उसकी शादी मतलब सब्सिस्ट कर रही है या फिर उसका डिवोर्स हो गया, इट डजेंट मैटर, ठीक है, या फिर वुमेन की जो डेथ कॉज हुई है वहां पर ऐसा लग रहा है कि रीजनेबल सस्पिशन आ रहा है कि किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, या फिर किसी रिलेटिव ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है इन दिस बिहाफ कि वुमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए, या फिर कोई भी डाउट पैदा हो रहा है, कोई भी रीजनेबल सस्पिशन पैदा हो रहा है कि वुमेन की जो डेथ है वो कॉज की गई है बाय सम अदर पर्सन, इट वाज नॉट ए नेचुरल डेथ, ठीक है। एंड लास्ट कहता है कि पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिशन भी है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यहां पर वुमेन की जो डेथ कॉज हुई है इट इज बाय सम अदर रीजन नॉट बाय नेचुरल डेथ, तो वो क्या कर सकता है, मैं बताता हूं यहां पे क्या कर सकता है, उसकी ये ड्यूटी बनेगी। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे यूज हुआ है ही शैल, ठीक है, इसको चेंज किया गया है, ये शैल पहले नहीं था, पहले यहां पर मे था, ठीक है। सबसेक्शन 3 में अगर आप 5th पॉइंट के बाद देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है ही शैल, ये पहले मे हुआ करता था, यहां पर पहले पुलिस ऑफिसर को डिस्क्रिशन दी गई थी, बट 1983 के अमेंडमेंट के बाद इसको मैंडेटरी कर दिया गया। यहां पे क्या कह रहा है कि नाउ इट इज बीइंग मैंडेटरी अपॉन द पुलिस ऑफिसर टू फॉरवर्ड द बॉडी ऑफ द वुमेन जिसकी डेथ कॉज हो गई है टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन या फिर किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट के पास, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, ठीक है। और आय कहता है इफ द स्टेट ऑफ द वेदर एंड द डिस्टेंस एडमिट ऑफ इट्स बीइंग सो फॉरवर्डेड विदाउट रिस्क ऑफ सच प्यूट्रिफैक्शन ऑन द रोड एज वुड रेंडर सच एग्जामिनेशन यूजलेस। आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो इन सिचुएशंस में जो वुमेन की बॉडी है उसको आपको भेजना पड़ेगा किसी मेडिकल एग्जामिनर के पास, ठीक है। और जब आप मेडिकल एग्जामिनर के पास भेज रहे हो तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है वो ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो हो सकता है बॉडी सड़ जाए, प्यूट्रिफैक्शन होना शुरू हो जाए, मतलब कुछ टाइम के बाद जो सेल्स होते हैं ना वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, और काफी सारी इंफॉर्मेशन जो आप बॉडी से निकाल सकते थे, एसर्टेन कर सकते थे, वो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि बॉडी का प्यूट्रिफैक्शन ना हो, और इट इज मैंडेटरी अपॉन द पुलिस ऑफिसर टू फॉरवर्ड द बॉडी अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहा है तो। क्लियर है आपको ये चीज? अब आते हैं सबसेक्शन 4 पे। द फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट्स आर empowered टू होल्ड इंक्वेस्ट, नेमली एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली empowered इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 4 यहां पे ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट तैयार करेंगे सबसेक्शन 1 के अंदर, जिसमें लिखा होगा कि एपरेंट रीजन ऑफ डेथ क्या है, वो रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उनको फॉरवर्ड की जाएगी। वो फिर वहां पर इंक्वेस्ट कंडक्ट करेंगे। इंक्वेस्ट करके मतलब दे विल सेटिस्फाई कि मतलब हाँ यहां पर एक ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। वो इंक्वेस्ट कंडक्ट करेंगे और इंक्वेस्ट कंडक्ट करके वो खुद को सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ यहां पर एक ऑफेंस कमिट हुआ है, और जब मैजिस्ट्रेट इस ओपिनियन को बना लेंगे कि हाँ यहां पर एक ऑफेंस कमिट हुआ है, देन आफ्टर दैट एन एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 174। मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये चीज कोई नहीं बताएगा। जो आपका सबसेक्शन 3 के अंदर
जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ठीक है। और सबसेक्शन 1 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ये दोनों ही चीजें प्री एफआईआर में हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, इनकी एक ये रिपोर्ट्स एक corroborative piece of evidence होते हैं। दे आर नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट दे आर स्टिल अ corroborative piece of evidence, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 162 का जो प्रोहिबिशन है इट विल नॉट बी अप्लाइड ऑन सेक्शन 174। मैं लिख देता हूं, द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन 162 will not be applied on सेक्शन 174। क्लियर हो गया 174, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 175, पावर टू समन पर्सन्स। अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174 में बाय ऑर्डर इन राइटिंग summon 2 or more persons as aforesaid for the purpose of the said investigation, and any other person who appears to be acquainted with the facts of the case, and every person so summoned shall be bound to attend and to answer truly all questions other than questions the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture। सेक्शन 175 अगेन, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 174 की इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना सेक्शन 154 की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वहां पर सेक्शन 160 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, ठीक है। 175 जो है 174 से पर्टेन करता है। यहां पर अगेन पुलिस ऑफिसर को ये पावर दी गई है, ठीक है, कि अगर वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 174 तो उनके पास ये डिस्क्रिशन है कि बाय गिविंग एन ऑर्डर इन राइटिंग ही कैन समन 2 और मोर पर्सन्स एज aforesaid फॉर द पर्पस ऑफ द सेड इन्वेस्टिगेशन। देखिए इन्वेस्टिगेशन आ गया ना, ठीक है। एंड एनी अदर पर्सन हु अपीयर्स टू बी acquainted with the facts of the case, and every person so summoned shall be bound to attend and to answer truly all questions other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture। बेसिकली वही है, वो 161 वाली बात कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो 2 या 2 से अधिक लोगों को समन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, जो उनको लगता है कि ये एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। मतलब ये जो है ना, ये पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज है। अब 174 के अंदर एफआईआर रजिस्टर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। अब नाउ पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो लोगों को समन कर सकते हैं ताकि उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सके। एंड अगेन मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि कोई भी इंसान कोई भी ऐसा बयान देने के लिए बाध्य नहीं है जिस बयान से उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू किया जा सके, क्रिमिनल ट्रायल शुरू किया जा सके, या बेसिकली उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सके, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इट इज योर फंडामेंटल राइट टू नॉट आंसर एनी क्वेश्चन विच हैव ए टेंडेंसी ऑफ इंक्रिमिनेटिंग यू। ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो ये फंडामेंटल राइट जो है ये सेक्शन 175 के अंदर विटनेसेस के पास अगेन अवेलेबल है, जो कि हमने सेक्शन 161 के अंदर भी पढ़ा था। क्लियर है? ये आपको क्लियर हो गया ना? मतलब बेसिकली पुलिस ऑफिसर की समन करने की पावर है अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 पे आते हैं। If the facts do not disclose a cognizable offense to which section 170 applies, such person shall not be required by the police officer to attend a magistrate's court। ठीक है, यहां पर यह कहता है कि अगर मान लीजिए जो सेक्शन 174 में जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने ड्रॉन अप की है, ठीक है, एक सेकंड, इफ द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू सेक्शन 170 अप्लाइज, सच पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड अ मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। तो बेसिकली ये जो आपका सबसेक्शन 2 है सेक्शन 175 में, ये कहना चाहता है कि अगर आपको सेक्शन 169 और सेक्शन 170 याद हो, ठीक है, सेक्शन 169 एंड सेक्शन 170 याद हो, तो 169 टॉक्स अबाउट डेफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, एंड सेक्शन 170 जो है टॉक्स अबाउट सफिशिएंट एविडेंस। याद है ना आपको ये चीज? तो पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर लेते हैं तो दे ईदर मे कम टू द कंक्लूजन ऑफ सेक्शन 169 और दे मे ईदर कम टू द कंक्लूजन ऑफ सेक्शन 170। ठीक है, जब 170 की कंक्लूजन वो ड्रॉन अप करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी विटनेसेस होते हैं, विटनेसेस और इंफॉर्मेंट होते हैं,
दे आर मेड टू एंटर इनटू अ बॉन्ड, ठीक है, उनको एक बॉन्ड में एंटर करवाया जाता है ताकि वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर सकें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। याद है ना आपको सारी चीजें, मैंने आपको पढ़ाया था अपने लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहां पर ये कहना चाहता है, कहां गया या, ठीक है, अगर मान लीजिए आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया, देखो सेक्शन 174 में भी तो पुलिस ऑफिसर ने एक इंफॉर्मेशन रिसीव की, ठीक है, देन दे वेंट टू द स्पॉट ऑफ क्राइम, वहां पर दे ट्राई टू एसर्टेन द एपरेंट रीजन ऑफ डेथ। एपरेंट रीजन ऑफ डेथ का मतलब क्या है कि उन्होंने अपने सेंसेस से क्या परसीव किया, परसीव ये किया कि वेदर द पर्सन हैज डाइड नेचुरली या फिर देयर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। उसके बाद वो एफआईआर लॉन्च करते हैं अंडर सेक्शन 174, फिर 174 में एफआईआर लॉन्च करने के बाद दे स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दे मे कम टू द कंक्लूजन कि इवन अंडर सेक्शन 174 इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया एंड उनको पता चला कि हाँ देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है। तो यहां पे कहता है द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज सच पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड ए मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, ठीक है। अब सपोज जो भी विटनेसेस थे जिनको पुलिस ऑफिसर ने समन किया था 175 के अंदर, क्लियर है आपको, ठीक है, जो भी विटनेसेस थे जिनको सबसेक्शन 1 के अंदर पुलिस ऑफिसर ने समन किया था उनका एग्जामिनेशन करने के लिए। अब हुआ क्या, जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हुई तो द पुलिस ऑफिसर केम टू द कंक्लूजन कि देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस टू मूव अगेंस्ट द पर्सन हु मे हैव कमिटेड द ऑफेंस, ठीक है। अगर इस कंक्लूजन को पुलिस ऑफिसर ड्रॉन अप करते हैं, ठीक है, दैट देयर इज नो कॉग्निजेबल ऑफेंस व्हिच हैव अकर्ड, तो वहां पर जो भी विटनेसेस थे, वहां पर जो भी आपके विटनेसेस थे, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड अ मजिस्ट्रेट कोर्ट, मतलब कि उनको किसी भी प्रकार के बॉन्ड में एंटर नहीं करवाया जाएगा। ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब 176 पे आते हैं। सेक्शन 176 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर प्रीलिम्स, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। अब जो आपका सेक्शन 176 है, इट टॉक्स अबाउट मैजिस्टेरियल इंक्वायरी, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। When the case is of the nature referred to in clause 1 और clause 2 of subsection 3 of section 174। आइए देखें 174 का ये क्या है। देखिए सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर किसी वुमेन ने सुसाइड कमिट कर लिया विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, क्या यहां पर डिवोर्स, अगर वुमेन डिवोर्सी है तो क्या वहां पर जो ये फर्स्ट पार्ट है इसका एप्लीकेशन नहीं होगा, तब भी उसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट कहता है द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ ए वुमन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज इन एनी सर्कमस्टांसेस रेजिंग अ रीजनेबल सस्पिशन दैट सम अदर पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस इन रिलेशन टू सच वुमेन, ठीक है। अगर वुमेन की सपोज सुसाइड से डेथ नहीं हुई है, किसी भी और सिचुएशन की वजह से वुमेन की डेथ कॉज हुई है, ठीक है, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, ठीक है, तो वहां पर अगर थोड़ा सा भी रीजनेबल सस्पिशन है कि किसी और पर्सन ने उस वुमेन की डेथ को कॉज किया है, ठीक है, तो वहां पर इंक्वायरी की जाएगी अंडर सेक्शन 174। तो जो आपका सेक्शन 176 है, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट मैजिस्टेरियल इंक्वायरी। इसको बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पर कहता है व्हेन द केस इज ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 174, द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट empowered to hold inquest shall and in any other case mentioned in subsection 1 of section 174। ध्यान से समझिएगा। जो आपका सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 1 एंड 2 है, यहां पर जो मैजिस्टेरियल इंक्वायरी है इट इज मैंडेटरी, ठीक है। लेकिन अगर सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 के केस में कुछ फॉल करता है तो वहां पर मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है, ही में स्टार्ट द इंक्वायरी और ही में ऑफ द ओपिनियन कि यहां पर इंक्वायरी कंडक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए, उनसे केस ना लिया जाए, ठीक है। तो इन केसेस में इट इज मैंडेटरी अपॉन द मैजिस्ट्रेट, बट जैसे कि सबसेक्शन 1 के केसेस क्या थे, मशीनरी से डेथ हो गई, बंदे ने सुसाइड कमिट कर लिया, किसी वाइल्ड एनिमल ने मार दिया, ठीक है। जो ये वाले सिचुएशन से अगर ये इसकी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास आती है तो वहां पर मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है, ही में इधर कंडक्ट द इंक्वायरी और ही में रिफ्यूज टू डू सो। लेकिन अगर सबसेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 की रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास आती है तो इट इज मैंडेटरी अपॉन द मैजिस्ट्रेट टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। ये क्लियर है आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कहता है, व्हेन द केस इज ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 174, द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट empowered to hold inquest shall, and in any other case mentioned in subsection 1 or section 174, any magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death either ये ध्यान दीजिएगा, either instead of or in addition to the investigation held by the police officer, and if it does so he shall have all the powers in conducting it which he would have in holding an inquiry into an offense. बेसिकली यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि जो आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, कौन कौन हो सकता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, इधर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, या फिर सम अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इफ स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, अब देखिए, अगर सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 का केस है तो वहां पर तो मैंडेटरी है अपॉन द मैजिस्ट्रेट टू कंडक्ट द इंक्वायरी. अगर सबसेक्शन 1 का केस है और सेक्शन 174 तो वहां पर मैजिस्ट्रेट को आपने डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट कर भी सकते हैं और ही में रिफ्यूज टू डू सो. ठीक है, देखिए, अब जो वो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे वो या तो इधर इंस्टेड ऑफ, मतलब वो क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे देंगे, आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसको बंद कर दीजिए, हम यहाँ पर इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे. इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करेंगे, जो भी विटनेसेस हैं उनको अपने कैबिन में बुलाएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे. ठीक है, दिस इज अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बेसिकली. ठीक है, अब या तो वो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक देंगे और ही विल कंडक्ट द इंक्वायरी हिमसेल्फ, या फिर ही विल डू द इंक्वायरी इन एडिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. क्लियर है आपको? एंड इफ इट डज सो ही शैल हैव ऑल द पावर्स इन कंडक्टिंग इट विच ही वुड हैव इन होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस. ठीक है, और उनके पास सारी की सारी पावर्स अवेलेबल रहेंगी इफ ही डू सो दैट ही होल्ड वाइल कंडक्टिंग एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस. ये आपको क्लियर है? अब 1A पे आते हैं. वेयर एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर्स, ठीक है, और रेप इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमन. ये आपका कस्टोडियल डेथ है. ठीक है, और ये आपका कस्टोडियल रेप. I know it may seem very absurd to you, but this is the truth. There are many cases of custodial rape. ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको ऐड किया गया 1A को बाय द 2005 अमेंडमेंट. ये आप लोग याद रखिएगा किस अमेंडमेंट के थ्रू 1A को ऐड किया गया था, प्रीलिम्स में कई बार पूछ देते हैं. ठीक है, तो सपोज अगर केस है कस्टोडियल डेथ का या फिर कस्टोडियल रेप का. आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, वाइल सच पर्सन और वुमेन इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस और इन एनी अदर कस्टडी ऑथोराइज बाय द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट. मतलब बेसिकली यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी भी है आपकी. ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी कस्टडी जो कि मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज की हो इस बिहाफ में. अंडर दिस कोड, इन एडिशन टू द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस, एन इंक्वायरी शैल बी हेल्ड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एज द केस मे बी विद इन whose local jurisdiction the offense has been committed. Basically जो 1A है ये कहता है it deals with the situation of custodial death और custodial rape. ठीक है, अगर ऐसा कोई केस सामने निकल के आता है तो वहां पर क्या होगा, पहले तो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा अगेंस्ट दोज पुलिस ऑफिसर्स हु मे हैव कॉज दैट ऑफेंस, जिन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया, हु मे हैव कमिटेड द ऑफेंस. ठीक है, तो वहां पर तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगी, बट इट इज मैंडेटरी इन द केसेस ऑफ कस्टोडियल डेथ एंड कस्टोडियल रेप कि एक जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए. ठीक है, और जुडिशियल इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा, इधर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन होगा, इधर द JMFC और JMSC. ठीक है, मैं समझाता हूँ यहाँ पे बेसिकली कहना क्या चाहता है 1A. ये कहता है कि अगर कहीं पे भी, ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में, जो उनका जुरिस्डिक्शन होता है ना किसी सेशन डिवीजन में, मैंने आपको समझाया था, उनके जुरिस्डिक्शन में कस्टोडियल रेप या फिर कस्टोडियल डेथ वाला ऑफेंस कमिट होता है. ठीक है, तो वहां पर अगर ऐसा ऑफेंस कमिट होता है तो देयर विल बी मैंडेटरली जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल इंक्वायरी. ठीक है, सॉरी, जुडिशियल इंक्वायरी. ठीक है, देखिए यहाँ पे शैल लिखा है ना. ठीक है, बस यही ये कहना चाहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन के अंदर कस्टोडियल रेप या कस्टोडियल डेथ का सिचुएशन अकर होता है तो वहां पर मैजिस्ट्रेट को मैंडेटरली इंक्वायरी करना पड़ेगा इस चीज में, अलॉन्ग विद द पुलिस इन्वेस्टिगेशन विच विल बी गोइंग ऑन. क्लियर आपको 1A. सबसेक्शन 2 पे आते हैं. द मैजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन बाय हिम इन कनेक्शन देयर विद इन एनी मैनर हियर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस. ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है कि कोई मैजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, बेसिकली सबसेक्शन 2 में आपका सबसेक्शन 1 और 1A दोनों कवर्ड है. ठीक है, द मैजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी, मतलब इधर द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 1A holding such an inquiry shall record the evidence taken by him in connection therewith in any manner hereinafter prescribed according to the circumstances of the case. Basically जब इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे
इधर द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1A, तो उनके पास ये पावर रहेगी टू रिकॉर्ड द एविडेंस वाइल दे आर होल्डिंग सच इंक्वायरी। क्लियर है, इसमें बहुत कुछ डेल्व करने के लिए नहीं है। सबसेक्शन 3 पे आते हैं। Whenever such magistrate considers it expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred in order to discover the cause of his death, the magistrate may cause the body to be disinterred and examined। ठीक है, ध्यान समझिए इसका मतलब क्या है कि सपोज किसी इंसान के बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन करना है बट उसको दफना दिया गया है। ठीक है, उसको दफना दिया गया, इंटर्ड कर दिया गया, दफना दिया गया। जैसे क्रिश्चियनिटी में और मोमेडियन लॉ में आपने देखा होगा कि जो बॉडी होती है उसको मरने के बाद दफना दिया जाता है। ठीक है, अब वहां पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, उसका कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए। तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि दे कैन गेट द बॉडी टू बी डिसइंटर्ड, मतलब उसको जो बॉडी को दफना दिया गया था, बरिड कर दिया गया था, उसको एक्सह्यूमेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सह्यूमेट मतलब क्या होता है, जो बॉडी को दफना दिया गया उसको बाहर निकाल के उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 4 पे आते हैं। वेयर एन इंक्वायरी इज टू बी हेल्ड अंडर दिस सेक्शन, द मैजिस्ट्रेट शैल वेयर एवर प्रैक्टिकेबल इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर नोन एंड शैल अलाउ देम टू रिमेन प्रेजेंट एट द इंक्वायरी। ठीक है, अगर सेक्शन 176 के अंदर मैजिस्ट्रेट जो है, इधर द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनके पास ये पावर है, ठीक है, कि दे विल इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, जिसका नाम और एड्रेस उनको पता हो। बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है वाइल कंडक्टिंग द इंक्वायरी बाय द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर उनका कंसेंट नहीं लिया जा रहा है कि हम आपका कंसेंट लेंगे, देन आफ्टर दैट विल प्रोसीड विद द इंक्वायरी। मतलब सब सेक्शन 3 का भी अगर केस है, ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी को डिसइंटर्ड करने के लिए मैजिस्ट्रेट को कंसेंट नहीं चाहिए फैमिली का। ठीक है, उनको किसी भी प्रकार का कंसेंट नहीं चाहिए रिलेटिव का, उनको बस उनको इन्फॉर्मेशन देना, इंटिमिटेशन देना है कि हम यहाँ पर डिसइंटर्ड कर रहे हैं बॉडी को, और अगर आप चाहें तो इंक्वायरी के टाइम पे अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करवा सकते हैं, आप इंक्वायरी के टाइम पे प्रेजेंट रह सकते हैं। सबसेक्शन 4 क्लियर है। सबसेक्शन 5 पे आते हैं। द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एज द केस में बी अंडर सबसेक्शन 1A, इसका एप्लीकेशन जो है वो सबसेक्शन 1A पे है। ठीक है, shall within 24 hours of the death of a person forward the body with a view to its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf by the state government unless it is not possible to do so for reasons to be recorded in writing। इसमें ये 24 घंटे का टाइम फ्रेम याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल रेप का केस सामने निकल के आता है, ठीक है, चाहे जो रेप या फिर डेथ कॉज हुआ है वो जुडिशियल कस्टडी में हो या फिर पुलिस कस्टडी में हो, डजेंट मैटर। ठीक है, वहां पर जिस इंसान के साथ वो ऑफेंस कमिट किया गया है उसकी बॉडी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए विद इन 24 आवर्स भेजना पड़ेगा। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन रिलेटिव मीन्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड स्पाउस। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव में कौन कौन आ जाएगा आपका? पेरेंट्स आ जाएंगे, चिल्ड्रन आ जाएगा, ब्रदर्स आ जाएंगे, सिस्टर्स आ जाएंगे एंड स्पाउस। दे विल ऑल बी कवर्ड इन द एम्बिट ऑफ अम्ब्रेला ऑफ रिलेटिव। ठीक है, तो सब 176 आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ केस लॉस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका केस है पेडी नारायणा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1975 सुप्रीम कोर्ट। इट वाज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द डिटेल्स सच एज हाउ द पर्सन वाज असॉल्टेड, हु हैड असॉल्टेड द पर्सन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द ऑफेंस वाज कमिटेड इफ एनी, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द डेथ आर फॉरेन टू सेक्शन 174। The main purpose is to only find out the apparent cause of death, that is on the first instance what is the opinion of the police officer regarding the cause of death। Basically इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि पुलिस ऑफिसर वाइल कंडक्टिंग एन इंक्वायरी और इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 174, उनकी बस ड्यूटी इतना है कि उनको पता लगाना है कि जो डेथ कॉज हुआ है वेदर इट हैज बीन कॉज नेचुरली और देयर हैज बीन एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए थर्ड पर्सन। ठीक है, उसकी डेथ कैसे कॉज हुई है, उसको क्या क्या चोटें आई थी डेथ कॉज करने के लिए, दीज ऑल आर फॉरेन टू सेक्शन 174। ठीक है, जो मेन पर्पस सेक्शन 174 में वो बस एपरेंट रीजन ऑफ डेथ को पता करने का है कि यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। Narpal Singh versus State of Haryana 1977 Supreme Court. It was observed by the Supreme Court that the proceeding under section 174 amount to an investigation under chapter 12 and any statement given to the police officer in the course of investigation under section 174 will be hit by the prohibition under section 162। ठीक है, अब 174 के अंदर पुलिस ऑफिसर गई स्पॉट ऑफ क्राइम पे। अब देखिए होता क्या है, जब 174 के अंदर पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो दे गो टू द स्पॉट ऑफ क्राइम। ठीक है,
और जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो उसको जनरल डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं, वहाँ पे वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, वो पहले जाते हैं एंड दे ट्राई टू एसर्टेन द एपरेंट रीजन ऑफ डेथ। वंस द एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 174, उसके बाद में सब्सिक्वेंटली जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो भी विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग में, ना उस पर कोई सिग्नेचर लिया जाएगा, ना ही प्रोसिक्यूशन उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल यूज कर सकता है एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन 162, बिकॉज सेक्शन 174 की इंक्वायरी और इंक्वेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन। यहाँ तक आपको क्लियर है? नेक्स्ट केस पे आते हैं, मधु वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। It was observed by the Supreme Court that police officer has to give immediate intimation to the executive magistrate by registering information under section 174 and there is no need to wait for the orders of the executive magistrate. Basically हमने ये पढ़ा था 174 के अंदर कि जब पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी इंसान की मृत्यु हो गई है बाय अ वाइल्ड एनिमल या फिर बाय अ मशीनरी, या इधर द पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, या फिर जो आपका सबसेक्शन 3 का जो केस था, 3 का केस याद है ना आपको, जहाँ पे वुमेन हैज़ कमिटेड सुसाइड विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, ठीक है, या फिर वुमेन हैज़ डाइड सस्पिशियसली विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, या फिर कोई रिलेटिव है जिसने ये पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर इंक्वेस्ट या फिर इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आपको मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए होती इंक्वायरी या फिर इंक्वेस्ट कंडक्ट करने के लिए, आपको बस मैजिस्ट्रेट को इंटिमिटेट करना होता है कि हम स्पॉट ऑफ क्राइम पे जा रहे हैं, वहाँ पर वी आर गोइंग टू कंडक्ट द इंक्वेस्ट और इंक्वायरी एंड सब्सिक्वेंटली वी विल सबमिट द रिपोर्ट, ठीक है। वो उसके बाद रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे एज टू वॉट एवर कंक्लूजन दे हैव ड्रॉन, ठीक है। फिर उस कंक्लूजन के बेसिस पे हमने ये 176 के अंदर पढ़ा कि मैजिस्ट्रेट जो हैं ही में ईदर स्टार्ट द इंक्वायरी इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन के साथ पैरेलली इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन को रुकवा के चाहे तो इंक्वायरी खाली कंडक्ट करें और पुलिस ऑफिसर को कह दें आप घर पे आराम से बैठिए, यहाँ पर मैटर मैं अपने हाथ में ले रहा। एक चीज़ आप और समझ लीजिएगा कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है, ये एक्यूज्ड को नहीं भेजी जाती है। ये कहा गया था स्टेट वर्सेस जियान सिंह में। क्यों नहीं भेजी जाती है? क्योंकि आपका जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होता है ये बनाया जाता है प्री एफआईआर में, ठीक है, मतलब जब एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है उससे पहले इंक्वेस्ट रिपोर्ट को बनाया जाता है। एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जो भी विटनेसेस के सिग्नेचर ले रहे हो, ठीक है, जो भी विटनेसेस को आप ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन यू गोना इनवाइट, ठीक है, एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूज को भेजनी है। लेकिन इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है इट विल नॉट बी फॉरवर्डेड टू द एक्यूज्ड, ठीक है। एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होती है ये बस एक कोरॉबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? सो वी आर डन विथ चैप्टर 12। चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया हमारा विद इंक्वेस्ट एंड इंक्वायरी। या तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो हमारे रिमेनिंग सेक्शन से BNSS के उसको कंक्लूड करूंगा, या फिर आई विल स्टार्ट विद जुरिस्डिक्शन, ठीक है, दैट इज चैप्टर 13। चैप्टर 13 उतना बड़ा नहीं है, इट मे हार्डली टेक 1 or 2 lectures टू कंप्लीट इट, बट देखते हैं कितना टाइम इसमें लग सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ।